और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। राज्यपाल के सलाहकार और पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टूरिस्ट बसों पर खास नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर मॉनिटरिंग सिस्टम से इसे देखा जा रहा है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जो कहें वो रवाना हो गया है। जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का ये जत्था रवाना हुआ और राज्यपाल के सलाहकार और पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय कुमार ने इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास करके जो टूरिस्ट बसें हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं और इन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए इन बसों को देखा जा रहा है। साथ ही जो जत्था है उन पर भी खासी नजर रखी जा रही है। तो बम बम भोले के जयकारों के साथ ये जत्था रवाना हुआ और इस पर खासी नजर रखी जा रही है। आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त रखी गई है। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू बेस कैंप से जो पहला जत्था है वो रवाना हुआ। बहुत खुशी है यहाँ पे आने की, पूरी सुरक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं है। हर हर महादेव, बम बम बोले। सर यहाँ पे देख के इतना उत्साह है कि जितना इस भारतवर्ष के लिए इस प्रकार की यात्रा का सभी को बेइंतहा मतलब इंतजार रहता है और जोश है इस प्रकार की सभी की एकता यहाँ पे दिखती है और ये एकता हमेशा बनी रहे सर। मतलब झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 जवान के शहीद होने की खबर है। वहीं 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने लातेहार के बूढ़ा पहाड़ इलाके में सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया है। वहीं सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट किया और जवानों के हथियार भी अपने साथ ले गए। हालांकि अभी तक जवानों के शहीद होने को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से उसमें 6 जवान शहीद हुए हैं जबकि 5 जवान घायल हो गए हैं। लातेहार में नक्सलियों का बड़ा हमला। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने लैंड माइंस ब्लास्ट किया है और इसमें 6 जवानों के शहीद होने की खबर है जबकि 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। झारखंड के लातेहार से ये बड़ी खबर। मंगलवार का पूरा दिन ये 13 आपातकाल में निकल गया। बीजेपी बनाम कांग्रेस की इस सियासी लड़ाई में हिटलर भी याद आया और औरंगजेब भी। कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। 43 साल पहले लगाए गए आपातकाल पर जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। बीजेपी ने आपातकाल लगाने वाली पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी तो कांग्रेस ने भी पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ, अब इंदिरा जी ने उनको बनाया उनका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जैसे हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ये भूल गए कि औरंगजेब ने तो केवल पिता को बंधक बनाया था, पर 49 महीने के एक घोषित आपातकाल में आज के औरंगजेब मोदी जी ने तो स्वयं की पार्टी सहित पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया। आपातकाल का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण से घबराकर इंदिरा जी ने लोगों पर जुल्म ढाए थे तो कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी को अच्छे दिन लाने के लिए जनमत मिला है और बीजेपी आपातकाल का जिक्र कर ध्यान भटकाने में लगी है। इंदिरा गांधी इससे परेशान थे क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश सड़कों पर सच्चाई बोलते हुए निकल पड़े थे, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई थी।
मित्रों, इतना इनह्यूमन बिहेवियर हुआ था। मोरारजी देसाई और जेपी दोनों को सोहना गेस्ट हाउस में रखा गया था, हरियाणा। जब वो घुसे तो एक को ऊपर में एक को नीचे में, तो कहा गया हम लोग को साथ नाश्ता करने दो। कहा नहीं। कहा तुम दोनों हम लोग के बीच में बैठ जाओ। पुलिस वाले कहा नहीं, यू कांट मीट। मोदी जी को 43 साल पुराने 21 महीने के आपातकाल पर जनमत नहीं मिला। मोदी जी को जनमत मिला था अच्छे दिन के आधार पर, गुड गवर्नेंस के आधार पर, दलितों और आदिवासियों के घर में दीपक जलाने के आधार पर। ध्यान मत भटकाइए। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में आपातकाल है, तो कांग्रेस ने कहा कि 43 साल पहले की तरह आज भी बीजेपी सूट बूट की सरकार के जरिए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में जुटी। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा इमरजेंसी से प्रभावित आज भी है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में इमरजेंसी का समर्थन है। जनसंघ और जनता पार्टी की विचारधारा तब भी राजा महाराजाओं, जमींदारों, मुनाफाखोरों और सूदखोरों और मुट्ठी भर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की थी, और आज भी 43 साल बाद सूट बूट की मोदी सरकार उसी का परिचायक है। इस आर पार की लड़ाई में जुडिशियरी का भी जिक्र हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। जुडिशरी के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है, it tried to threaten the judiciary, and I am saying with full sense of responsibility. कांग्रेस पार्टी ने भारत की न्यायपालिका की गरिमा को गिराया ही नहीं, उसको धमकाने की कोशिश की है। 49 महीने से देश की सर्वोच्च न्यायालय के जजों को न्याय मांगने के लिए जनता के दरबार में गुहार लगाने पर मजबूर नहीं किया जाता। जाहिर है, आपातकाल देश का एक ऐसा जख्म है जिसको जब जब याद किया जाएगा उससे कांग्रेस अंदर तक हिल जाएगी। और आपातकाल के 43 साल बाद भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने आपातकाल को याद किया तो कांग्रेस तिलमिला गई और मोदी सरकार पर हमला करने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। संघ में शामिल होने के लिए पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा आवेदन आ रहे हैं, और ऐसा प्रणब दा के संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हो रहा है। यह दावा है आरएसएस का। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रणब दा से हुआ आरएसएस को फायदा, आरएसएस में शामिल होने की लगी होड़। आरएसएस ने कहा थैंक यू प्रणब दा। जी हां, आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब दा के जाने से संघ की आवाज जन जन तक तो पहुंची ही है, उसके प्रति लोग आकर्षित भी हुए हैं, और नतीजा यह है कि आरएसएस में शामिल होने के लिए होड़ लग गई है। संघ के वरिष्ठ नेता बिप्लब रॉय ने कहा है कि संघ में शामिल होने के लिए आवेदनों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। इनमें से 40% आवेदन तो सिर्फ प्रणब दा के गृह राज्य पश्चिम बंगाल से ही आए हैं। आरएसएस के वरिष्ठ नेता बिप्लब रॉय के मुताबिक 1 से 6 जून तक ज्वाइन आरएसएस वेबसाइट पर औसतन रोज 378 आवेदन आए, जबकि 7 जून को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के दिन 1779 आवेदन आए, और उसके बाद से हर रोज संघ में शामिल होने के लिए 1200 से 1300 आवेदन आ रहे हैं। संघ के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण का जिक्र आरएसएस की ओर से प्रणब दा को भेजे गए धन्यवाद पत्र में भी किया गया है। ये पत्र संघ के सह स्वर कार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने भेजा है। उस पत्र में मनमोहन वैद्य ने पूर्व राष्ट्रपति को प्रणब बाबू नाम से संबोधित किया है। इसमें मुखर्जी के विचार, वन इंडिया और भारतीय संस्कृति की तारीफ की गई है, और पत्र के आखिर में संघ में शामिल होने के लिए लोगों में बड़ी दिलचस्पी का भी जिक्र किया गया है। साफ है, ये आरएसएस का प्रणब दा के लिए सम्मान है, जो पत्र के जरिए जाहिर किया गया है। बता दें कि तकरीबन 5 दशक से कांग्रेस की राजनीति करने वाले पूर्व राष्ट्रपति का 7 जून को संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेना अप्रत्याशित था। इस पर जमकर सियासत भी हुई थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ने संघ के कार्यक्रम में नेशन फर्स्ट की बात कह सभी विरोधियों का तो मुंह बंद किया ही, राष्ट्रवाद की भावना को भी बल दे दिया, और इसी का नतीजा संघ में शामिल होने की लगी होड़ के तौर पर
देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम की नई मशीन से वोटिंग होगी। ये तीसरे जनरेशन की M3 मशीनें हैं जिनमें छेड़छाड़ की संभावना ना के बराबर होगी। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि इस मशीन में किसी तरह की छेड़छाड़ की स्थिति में यह काम करना बंद कर देगी। जो मशीनें हम यूज़ करेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, वो M3 मशीन है, थर्ड जनरेशन की मशीनें हैं। इनमें एक बहुत अच्छी फीचर है कि अगर मशीन को ये अनुभव हो कि कोई गलत तरीके से छू रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो फैक्ट्री मोड में चली जाती है और फिर उसके बाद वो काम नहीं करती है, फैक्ट्री में ही खुल के काम करेगी। फिर वो सभा चुनाव भी हैं, करीब 450 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर जो एक्सक्लूसिवली ईवीएम और वीवीपैट पर ट्रेनिंग देंगे, उनको ट्रेन कर दिया। उन्होंने प्रदेशों में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर जो हैं नीचे की जो पोलिंग पार्टीज़ के लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से ट्रेनिंग का बहुत ही बृहत कार्यक्रम बनाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग ईवीएम की और वीवीपैट की अवेयरनेस का भी, जहाँ भी पोल है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह हैं, वहाँ भी बृहत कार्यक्रम बना के सबको दिखाएंगे कि ये कितनी अच्छी मशीन है। आप आइए, वोट डालिए और देखिए, काउंट करिए, उसमें कोई अंतर नहीं आपको मिलेगा। सारे स्टेक होल्डर्स, सारे वोटर्स, सबको अवेयर कराएंगे। 3 नेत्र चल रहा था, उसके तहत ये एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। इसका पायलट जो है बेंगलोर में हुआ। बेंगलोर में इस एप्लीकेशन को बनाया और लॉन्च किया कि अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं एज ए वोटर, एज ए सिटीजन, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो आप कहीं भी कोई भी गलती अगर इलेक्शन से संबंधित देखें, आप उसका वीडियो बना लें या फ़ोटो खींच लें और उसको सबमिट कर दें, तो वो सीधा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से वो आइडेंटिफाई कर लेगी कंस्टिट्यूंसी से आरओ से उसका फ़ोन नंबर, और वो वीडियो या वो फोटो सीधा आरओ के पास पहुंच जाएगा। तो ये होगी एक शिकायत विद एविडेंस। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो M3 मशीनों के जरिए हो या आम लोगों को अपनी आंखें बनाकर, यानी ई नेत्र के जरिए। कैमरामैन अमित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18।